बिहार में होनहार लोगों की कमी नहीं है। बिहार को खास तौर पर आईएएस के लिए जाना जाता है। हाल ही में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसके रिज़ल्ट आए। कई लोगों ने इसे पास कर कर इस पे उपलब्धि हासिल की। आज इसी बीच मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने बीपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया। नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम से नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ दिव्या गौतम से रूबरू कराने जा रही हूँ। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपने बीपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है, तो इसके लिए आपने कैसे रूटीन को फॉलो किया है या फिर आपने क्या प्लानिंग लेकर चला है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं ये प्रिपरेशन जब मैं शुरू की थी तो मैं अपने जॉब के साथ ही प्रिपेयर कर रही थी। तो जॉब के साथ इसको प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसके लिए मैं अपने पास हमेशा एक टैब रखती थी। अगर मुझे ऑफिस में भी थोड़ा टाइम मिले तो मैं थोड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ कर लूँ या करंट अफेयर्स पढ़ लूँ, क्योंकि मोबाइल जब भी आप खोलेंगे तो आपके बहुत सारे मैसेजेस रहेंगे। तो इसके लिए मैंने अलग से एक टैब रखा था। और साथ में मैं वापस जब घर आती थी तो उस समय में भी मैं थोड़ा ये देखती थी कि अगर तीन चार घंटे का अगर मुझे समय मिल रहा है तो वो मैं डिवोट करके कि हाँ, रोज़ मुझे 3 घंटे या 4 घंटे मुझे पढ़ाई करना है। और इसके लिए मैंने अपना एक टाइमलाइन कर लिया था कि ये चीज़ें मुझे इतने दिनों में कंप्लीट करना है। हो सकता है उससे 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन मेरा एक टाइमलाइन सेट होता था कि किस किताब को कितने दिन में ख़त्म करना है। और ये टारगेट लेके मैं चलती थी, ताकि मेरा खुद को भी थोड़ा सा एक टारगेट ओरिएंटेड रखना, ताकि आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहे। नहीं तो बस यूं ही रोज़ किताब निकाल के पढ़ने से ये होता है कि आपको कोई टारगेट नहीं रहेगा। कभी 2 पेज पढ़ा आपने, कभी ज़्यादा मन किया ज़्यादा पढ़ा। तो टारगेट थोड़ा सेट करना होगा। मीन्स कि अगर आप किसी कारण से उतना टारगेट सेट करके जो रखा है वो नहीं कर सकती, तो किसी ना किसी तरह से आप उसे कंपनसेट कर लेती हैं। हाँ, मतलब अगर मान लीजिए एक दिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, कोई मीटिंग हो गई, ऑफिस की मीटिंग हो या कुछ हो गया, तो मैं ये कोशिश करती थी कि उस टाइम को किसी भी संडे को कंपनसेट कर लिया। या कभी ऑफिस में कम काम रहा तो मैं अपने बहुत ऑफिस गॉसिप्स भी होते हैं जिसमें आप जा कर के बैठो, इसके बारे में उसके बारे में बातचीत करो। तो उससे थोड़ा सा अपने आप को अलग करके कि मैं अपने जब भी समय मिला तो मैं उसमें पढ़ाई करती रहती थी। मैम, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इंग्लिश तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी आपको स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं, बेहतर हैं। तो मेनली मैं यूपीएससी की बात करूँगी तो उसमें ज़्यादातर जो किताबें हैं वो स्टैंडर्ड किताबें आपको इंग्लिश में ही ज़्यादा बेहतर मिलेंगी। और टीचर्स भी जो भी हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम को, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स के जो क्वालिटीज़ हैं उसमें भी थोड़ा सा ये रहता है। तो इंग्लिश तो सीखना होगा। और बहुत सारे लोग जो हैं 10th अगर पास किए हैं बिहार बोर्ड से, मान लीजिए, वो लोग भी आगे चल के इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश पढ़ के वो इंग्लिश में भी एग्ज़ाम देते हैं। और अब मैं इसको झुठला नहीं सकती कि नहीं, दोनों बराबर है, क्योंकि जब भी आप यूपीएससी का रिजल्ट्स देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले हैं। बीपीएससी में भी ऐसा ही एक ट्रेंड शुरू हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, जैसे मेरे जैसे बैकग्राउंड के और भी लोग जो हैं, उनके साथ आपका कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ हो गया। और अभी के समय में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर से सब अभी कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा छटनियाँ हुई हैं, तो बहुत लोग फोकस कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो इसलिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना होगा, ताकि उन लोगों के कंपैटिबल हो सके। आईआईटी से लोग आ रहे हैं और जगहों से आ रहे हैं, तो उनके साथ आपको फाइट करना है तो थोड़ा मेहनत करना होगा। लेकिन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस वही चीज़ें आप भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, और बस आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करते रहिए। तो ये इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से जगह से लोग आ रहे हैं। मैम, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है इसके 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू है, तो इसमें कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सा ऐसा कुछ क्वेश्चंस है जो रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं हर साल?
देखिए, आप जब भी तैयारी करते हैं तो आपके पास सिलेबस होता है। मैं हमेशा कभी भी मुझसे जो भी लोगों ने पूछा है एग्ज़ाम को, तो प्रिंटेड जो बुकलेट आपको मिल जाएगा सिलेबस का। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये बुकलेट ना खरीदें, आप खुद से सिलेबस अपने हाथ से लिखें। हाथ से लिखने से ये होगा कि आपको सिलेबस का आइडिया होगा। जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं ना खुद से, तो आपको बहुत दिनों तक याद रहता है। तो उसको सिलेबस को आप लिखिए। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक हमेशा अपने साथ रखिए। कभी भी पढ़ाई यूं ही शुरू मत कर दीजिए कि किसी के नोट से पढ़ ले रहे हैं तो मेरा हो जाएगा। जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं, लोग सोचते हैं कि चलो उनका बना बनाया नोट्स यूज़ कर लें, तो ये सबसे आपको हार्म ही होगा। क्योंकि जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद से सिलेबस नहीं देखेंगे, तब आपको सिलेबस ही समझ में नहीं आएगा। कुछ अच्छा लगेगा, आपकी भी कोई पसंद होगी कोई सब्जेक्ट, आप उसी को ज़्यादा पढ़िएगा। लेकिन बीपीएससी इज़ नॉट पीएचडी कि आप कुछ भी मतलब कोई जो आपको इंटरेस्ट है वो आप उसको एक्सप्लोर करें। इसमें ये है कि सारी चीज़ों को पढ़ना होगा, उसका टाइम लिमिट आप सेट कीजिए और उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए और ख़ुद से नोट्स बनाइए। और अपना नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आप इसके बारे में कुछ बताइए। मैं ज़्यादा फोकस, जैसे मान लीजिए जो भी आपका ऑप्शनल है उसको तो आप फोकस कीजिए। क्योंकि बहुत समय क्या होता है कि जीएस पेपर 1-2 की एवरेज मार्किंग हो जाए। इस बार भी एवरेज मार्किंग हुई है, लेकिन जो आपका जो अपना पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो ऑप्शनल में शायद 180 सोशल साइंस में या 179 गया सोशियोलॉजी में, मेरा 174 आया। तो अपना जो ऑप्शनल पेपर है उसको पूरा ठोस रखिए, क्योंकि उसी से आपका मार्क्स जो है वो ऐड ऑन होगा। क्योंकि जीएस पेपर 1 पेपर 2 जो है वो सब कोई उसी हिसाब से करते हैं, कमोबेश नंबर थोड़ा 10 नंबर ज़्यादा 10 नंबर कम किसी को आता है। लेकिन ये जो डिफरेंस जो है ना, वो ऑप्शनल पेपर में ही डिफरेंस पता चल जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में है, इस बार बहुत हाई स्कोरिंग रहा है मैथमेटिक्स में या साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं। और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स जो हैं उसका मैक्सिमम 190 तक गया है, और वहाँ आपको 278 तक मार्क्स मिल रहा है 300 में। तो ये चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना होगा कि अपना जो भी ऑप्शनल है जो आप चुन रहे हैं, उसमें ये देख करके ना चुने कि इसमें अब मैं मैथ्स तो नहीं चुन सकती, मैं मैथ्स की स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है, मान लीजिए मेरा सोशियोलॉजी इंटरेस्ट है, मैंने विमेन स्टडीज़ पढ़ा है, तो सोशियोलॉजी मेरा जो बैकग्राउंड है उसके करीब है। तो उसी हिसाब से तय कीजिए। ये मत सोचिए कि इस बार इसमें इतना मार्क्स ज़्यादा गया है इसलिए मैं ये चुन लूँ। सबकी कैपेबिलिटी वो नहीं होती है। आप किसी को उसमें इंटरेस्ट होता है, किसी को नहीं होता है। इसलिए अपना ऑप्शनल को एकदम स्ट्रांग रखिए, मैं यही कहूँगी। मैम इस ज़माने में जो पढ़ाई है उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादातर कोचिंग की तरफ भागते हैं, तो इस जो बीपीएससी का प्रिपरेशन है उसमें कोचिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर सेल्फ स्टडी पे फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखिए, दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कोचिंग करें या ना करें, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी होगी। वो उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कोचिंग में जा कर के आपके लिए नोट्स तैयार हो जाएगा और आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। आप कोचिंग जा भी रहे हैं फिर भी सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है, और नहीं भी जा रहे हैं तब तो रिक्वायर्ड है ही। इसीलिए, और जब भी आपने कोचिंग पे सवाल पूछा है मुझे, तो मैं कोचिंग के बारे में यही कहना चाहूँगी कि जब भी किसी कोचिंग को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कभी कभी होता है ना कि अपने आप को रूटीन में रखने के लिए लोग कोचिंग जाते हैं, क्योंकि बहुत समय आप अपने पे रहते हैं तो पढ़ाई में आपका डिसिप्लिन नहीं रहता है, तो बहुत लोग कोचिंग जाते हैं। तो मैं वही बोलूँगी कि जो लोग भी कोचिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग में जाना चाह रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि वो जो हैं कितने दिनों में सिलेबस को कंप्लीट किए हैं, कंप्लीट करते भी हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत समय क्या होता है, एक टीचर जो है वो इम्पॉर्टेंट टीचर होता है, वही ज़्यादातर क्लासेस ले लेते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं आप फोकस नहीं हो पाता है। तो वो देखिए कि आपका सारा पोर्शन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, बिहार हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, स्टैट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स पढ़ा रहे हैं कि नहीं। बहुत समय क्या होगा, स्टैट ही नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फोकस करके चलिए। आप किसी टीचर को किसी सब्जेक्ट में बहुत नॉलेज है, उससे आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको बीपीएससी पास करना है। इस बात का ध्यान रखिए कि कोचिंग में जाइए भी तो ये देखिए कि कितने दिन में आपका कोर्स कंप्लीट कराते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोचिंग आप जाएं ना जाएं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करें।
प्रीलिम में 2 जगह से टेस्ट सीरीज़ करें, एटलीस्ट दो कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ ऐसे भी मार्केट में अवेलेबल होता है, वो भी आप ख़रीद के ले सकते हैं। या फिर आप अगर क्लासरूम के सेटअप पे देना चाहते हैं तो जा कर के भी दें। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जा कर के भी दें, ताकि आपका एक टाइमलाइन बना रहेगा। और हमेशा मेंस का प्रिपरेशन में भी टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जगह से आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, या फिर आप जो अवेलेबल है प्रिंटेड वर्जन जो अवेलेबल है उसको एकदम एग्ज़ाम सेटअप टाइम में, कि 2 घंटे 2.5 घंटे का जो भी टाइम लाइन होता है उस एग्ज़ाम सेटअप में खुद भी घर में प्रिपेयर करिए, लिखने का कोशिश कीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि टाइम मैनेजमेंट हो रहा है। क्योंकि एक क्वेश्चन अच्छे से लिखने, कोई घंटों में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख सकता है, लेकिन घंटों में नहीं लिखना, वो आपको लिखना है टाइम के साथ में। तो वो टाइम ध्यान रखिए कि टाइम में, हाँ, उस टाइम लिमिट में आप उतना, एक क्वेश्चन में 10 मिनट देना है, 15 मिनट देना है, उस हिसाब से आप करिए तो अच्छा होगा। मेरा यही सजेशन है। मैम, आप पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी रही हैं और छात्र संघ में भी एक्टिव रही है, और इवन आप जर्नलिज्म किया है, आपने टीचर बन के वहाँ पढ़ाया भी है। तो आपने इस एक्सपीरियंस के बारे में आप हमें दर्शकों को कुछ बताइए। ज़रूर। कि देखिए, जो भी मैं आज हूँ, आज मैं अपने लाइफ में जो भी मुकाम मैंने हासिल किया है, चाहे बीपीएससी, आप बहुत लोग बीपीएससी को लेकर के बहुत हुआ है, क्योंकि बीपीएससी जो हमारे समाज में है वो बहुत बड़ी चीज़ है, सरकारी नौकरी और इसको लेकर के, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं जिसको लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि पटना यूनिवर्सिटी में मैंने जो छात्र चुनाव लड़ा, और उससे जो मेरी समझदारी बनी, डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट से मुझे मिलने का मौका मिला, उनके प्रॉब्लम्स को जानने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। और साथ में मैंने थिएटर किया, अलग अलग इश्यूज़ को लेकर के, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेकर के। फिर जा कर के निर्भया का केस हुआ था, तो उसमें मैंने बेखौफ आज़ादी नाटक अपने यूनिवर्सिटी के हर जगह पे किया, नुक्कड़ों में किया, गाँव बस्तियों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, हर जगह जाके हम लोगों ने किया। तो इससे मुझे देश भर के स्टूडेंट्स के बारे में जानने का, कैसे सोचते समझते हैं, किस तरह, क्या अलग अलग आयाम है जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ, ये चीज़ें मुझे पटना यूनिवर्सिटी में बहुत मौका मिला। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ पटना यूनिवर्सिटी को कि मुझे ये मौका मिला, और मुझे सीखने का बहुत अवसर मिला वहाँ पे, हर पटना सोच के बारे में जानने का मौका मिला। लेकिन वहीं पे स्टॉप नहीं हो जाना चाहिए, इंसान को एक्सप्लोर करना चाहिए। मान लीजिए आपको यहाँ पे, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशंस में, आगे हायर एजुकेशंस नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़, अगर आपके पास ये है कि आप कहीं क्वालिफाई किए हैं, तो प्लीज़ जा कर के वहाँ पे पढ़ाई कीजिए, ताकि अलग अलग जगहों के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको जानकारी मिलेगी। मैंने टेस्ट में जा कर के हैदराबाद में जाके पढ़ाई की, यहाँ पे बहुत मैं एक्टिव थी स्टूडेंट एक्टिविज़म में, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हर ज़िंदगी भर इंसान कोई एक्टिविस्ट नहीं रह सकता, ज़िंदगी भर स्टूडेंट नहीं रह सकता। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे टाटा इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, और मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली, विमेन इश्यूज़ को लेकर के, डेवलपमेंट इश्यूज़ को लेकर के। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई करते रहना चाहिए, जो भी फॉरम आपको मिले उसको एक्सप्लोर कीजिए। मैम, जो ये बीपीएससी के एग्ज़ाम है, उसके लिए बच्चों को कैसे स्मार्टली वर्क करना चाहिए, आप इस पर क्या राय देना चाहेंगी? स्मार्ट वर्क, मैं क्या कहूँगी, मैं स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, कि आपको, मैंने पहले भी आपको बताया कि टाइम लिमिट सेट कीजिए, कि 4 महीने तक मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे से काम नहीं चलेगा। आपको टाइमलाइन सेट करके कि 10 दिन में ये कंप्लीट करना है, इस तरह से अपने लिए एक छोटा छोटा टारगेट सेट कीजिए, और उसको ब्रेक मत कीजिए ज़्यादा, क्योंकि एक बार आप रूल्स ब्रेकर हो जाएंगे तो आप खुद ही को लगेगा कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। इसलिए एक रूल्स बनाइए अपने लिए रूटीन सेट कीजिए, और उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और एकदम कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूटी बना कर रखिए, ऐसा नहीं कि गैप कर रहे हैं, कभी 10 दिन पढ़ा, 10 दिन नहीं पढ़ा, ऐसा ना कीजिए। और थोड़ा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी थोड़े दिनों के लिए अगर दूरी बनती है, उससे आपकी दोस्ती नहीं टूटेगी, आपकी सामाजिक लाइफ जो है, सोशल लाइफ जो है, वो ख़त्म नहीं होगा। अभी भी आप मुझे जान रहे हैं, मैंने बहुत दिनों से, मैं बहुत सारे लोगों से नहीं मिली, लेकिन अभी सब कोई मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो आपके
आपके लिए अच्छा सोचते हैं तो आपको इस प्रिपरेशन में उन लोगों का हेल्प ही मिलेगा। तो इसलिए ये ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि इनसे बात नहीं होगी ज़्यादा दिन तो शायद क्या हो जाएगा, मेरी दोस्ती टूट जाएगी। तो अगर दोस्ती इसलिए टूट जाती है तो दोस्ती को टूट जाने दीजिए। अगर उस कारण से दोस्ती टूट जा रही है आपकी पढ़ाई की, आप कुछ अगर करते हैं तो आप अपने लाइफ में भी अपने सोसाइटी के लिए भी बेहतर कीजिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो लोग आपके दोस्त हैं, अगर आप 10 दिन नहीं भी बात करते हैं फिर भी वो दोस्ती रहेगी। मैम, आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना था, आपने अपनी मेहनत से क्वालिफाई किया है। इसके अलावा दिव्या गौतम की और किस चीज़ में रुचि है? मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी रुचि जो समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के हैं, थिएटर को लेकर के मेरी रुचि है। तो मैं अभी जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं जाती हूँ ये थिएटर देखने के लिए, और कभी-कभी मेरा मन, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं उसमें कुछ रोल भी करती हूँ। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में भी मेरा हॉबी जो है वो इंटैक्ट रहे। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। जो किताबें हैं, जो अलग-अलग लिटरेचर हैं, जैसे मैला आँचल और ये सब सारी जो आंचलिक जो उपन्यास है, साथ में जो वर्ल्ड लिटरेचर है, और सिनेमा देखना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जब भी समय मिलता है तो मैं वर्ल्ड सिनेमा और जो हमारे इंडिया में अलग-अलग तेलुगु, तमिल, अभी तो सब कुछ अवेलेबल है प्राइम पे, तो अगर आपको सबटाइटलिंग देख करके आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। तो उससे भी आपकी बहुत समझदारी बनेगी। तो इसलिए मुझे ये सब पसंद है और मैं हमेशा करती रहूँगी। मैम, जो ये बीपीएससी का रिज़ल्ट आया है, ये दिव्या गौतम की मेहनत है, लेकिन कई जगह आपके नाम से पहले किसी और को क्रेडिट देके उसके बाद आपका नाम लिया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना किसी और का नहीं, मेरे भाई का नाम लिया जाता है। जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बोला कि मैं वो इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी, तो ऑफ कोर्स मतलब ही इज़ माय इंस्पिरेशन, वो मेरे इंस्पिरेशन हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने अपने ज़िंदगी में आज तक उनका नाम नहीं लिया, आज 10 साल से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, तो छात्र संघ का चुनाव लड़ा, फिर भी लोगों को पता नहीं था कि मैं उनकी बहन हूँ। तो ये कोई लेकिन जब पिछले साल ऐसी घटना घट जाती है तो आप जानते हैं मीडिया में जो चीज़ें लोग जानना चाहते हैं, जो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसको दिखाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग पास किए हैं, सब कोई का उतना ही मेहनत है, लेकिन उनको कुछ न्यूनेस चाहिए उसमें ताकि लोग उसको देखें, तो वो ऐसा कर रहे हैं। मेरी इसमें कोई उसमें मेरा कोई कहना नहीं है। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज़ के खिलाफ उन्होंने लड़ाई करते रहे कि नेपोटिज़म और ये, तो मैं उनके नाम से मैंने आज तक अपने लाइफ में कुछ ना किया है। और मैं उनके नाम को और चाहूँगी कि आने वाले समय में मेरे काम से उनका नाम भी और ऊंचा हो। तो आज हमारे साथ मौजूद थी दिव्या गौतम जी, जिन्होंने बीपीएससी को क्वालिफाई किया और अब हमारे बिहार का नाम रोशन किया। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये ऐसे ही मेहनत करती रहे और आगे भी तरक्की करते रहे। थैंक यू मैम, हमसे जुड़ने के लिए। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।